हेलो गाइस, दिस इज इमरान खान फ्रॉम प्राइम एकेडमिक्स वेयर लर्निंग नेवर एंड्स। तो क्लास 12th आपको मैंने चैप्टर लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स की जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो लास्ट वीडियो जाकर देखो। तो अभी हम लोग कैपेसिटर्स का जो सेकंड पार्ट मैंने बताया था वो हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आवर टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन जैसे रेजिस्टेंसेस के होते थे वैसे ही कैपेसिटर्स के भी होते हैं। रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन इन सीरीज इन पैरेलल देन मिक्स्ड, तो वैसे ही कैपेसिटर्स में भी इन सीरीज इन पैरेलल देन मिक्स। तो हम लोग दो कॉम्बिनेशंस कर लेते हैं, सीरीज और पैरेलल वाला। तो सीरीज के लिए देखिए मैं क्या बना रहा हूँ। मैंने क्या कर दिया है, एक ए टर्मिनल है उसको मैंने कनेक्ट कर रखा है एक कैपेसिटर से। ये फर्स्ट प्लेट है, कैपेसिटर की सेकेंड प्लेट, and there is another capacitor C2 whose first place second plate, and then third capacitor, and the second plate of the third capacitor is earthed। इसको हम लोग ने अर्थ कर दिया है। ये मान लेते हैं पॉइंट क्या है, बी है। तो ए और पॉइंट बी के बीच में आप देखिए तो ये जो कैपेसिटर पहला है C1, इसकी पहली प्लेट कनेक्टेड है ए से, दूसरी प्लेट कनेक्टेड है C2 से। C2 की फर्स्ट प्लेट कनेक्टेड है C1 से, C2 की सेकेंड प्लेट कनेक्टेड है C3 से। C3 की फर्स्ट प्लेट कनेक्टेड है C2 से और C3 की सेकेंड प्लेट कनेक्टेड है B पॉइंट से। तो तब हम लोग बोलते हैं ये पर्टिकुलर कैपेसिटर्स किस में है, सीरीज में कनेक्टेड है। जब इन कैपेसिटेंसेस की प्लेट्स आपस में कनेक्टेड होंगी तो वो कैपेसिटर्स किस में कहलाएंगे, सीरीज में कहलाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब ए को मान लो मैंने ए पॉइंट पे चार्ज दिया पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। अच्छा, चार्ज यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा, लेकिन आप ये बात बताइए मुझे कि यहाँ पे जो चार्ज दोगे वही चार्ज यहाँ से लीव करेगा, यानी सब में जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यानी यहाँ पे मैं चार्ज मान लेता हूँ, इस पे पॉजिटिव से किया तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा प्लस का क्यू, तो यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस का क्यू आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा प्लस का क्यू, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का क्यू। प्लस का क्यू मतलब इस पूरी प्लेट पे प्लस का क्यू है। ऊपर लिखने का मतलब ये नहीं कि ऊपर आगे चार्ज पूरे पे प्लस का क्यू है। सिमिलरली इस वाले पूरे पे क्या होगा, माइनस क्यू होगा। एंड देन बी को अर्थ कर दिया, यानी यहाँ जो बाहर प्लस होगा वो क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने कॉम्बिनेशन बना लिया। अच्छा, सीरीज रेजिस्टेंस सीरीज में याद करिए आप, रेजिस्टेंस जब सीरीज में होते थे तो करंट सेम होता था। तो कैपेसिटर जब सीरीज में होंगे तो सब पे चार्ज क्या होगा, सेम होगा। अब मान लेते हैं आपने इसको पोटेंशियल किसी वी से कनेक्ट कर दिया होगा। इस पे जो पोटेंशियल रेज हुआ वो V1 रेज हुआ, इस पे पोटेंशियल V2 रेज हुआ और इससे पोटेंशियल V3 रेज हुआ। कैपेसिटी अलग अलग है तो पोटेंशियल भी सबके अलग अलग होंगे। तो अगर हम पहले वाले कैपेसिटेंस की बात करें, फॉर पहले तो होल की बात कर लेते हैं। फॉर सिंस Q इज इक्वल्स टू, आपको पता है क्या होता है, CV होता है। तो यहाँ से अगर हम V का फॉर्मूला निकालें तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। अब हम इसी फॉर्मूले को, V का फॉर्मूला हो जाएगा Q/C। अब इसी फॉर्मूले को हम लोग बार बार यूज़ करेंगे। पहले मैं बात कर रहा हूँ फॉर कैपेसिटेंस C1 की बात कर रहा हूँ। C1 पे अगर देखें तो C1 में पोटेंशियल क्या है, V1 है, चार्ज Q है और कैपेसिटी क्या है, C1। तो V1 इज इक्वल्स टू हो गया Q/C1। C2 के लिए अगर हम बात करें तो C2 के लिए V2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q/C2। और अगर हम लोग C3 के लिए बात करें तो C3 के लिए क्या हो जाएगा, V3 इज इक्वल्स टू Q/C3 हो जाएगा। तो ये हमारे पोटेंशियल्स हो गए। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल जो V था वो ही तीन पार्ट में डिवाइड हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंस जो V होगा वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। वैल्यू सबके पुट कर देते हैं। V क्या है पहली इक्वेशन से, Q/C। V1 कितना है, Q/C1। सिमिलरली Q/C2, Q/C3। तो इधर से अगर आप कॉमन ले तो Q कॉमन हो जाएगा। तो Q कॉमन लेने पर इनसाइड ब्रैकेट बचेगा 1/C1, 1/C2 प्लस 1/C3। अब Q से Q आप देख रहे हो कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला आ जाएगा 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यानी सीरीज में जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा उसका रेसिप्रोकल होगा बाकी कैपेसिटेंसेस के रेसिप्रोकल के सबके इक्वल। अच्छा, आपको याद होगा ऐसा कुछ फॉर्मूला आता था रेजिस्टेंस का, लेकिन जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते थे। तो कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला कब आएगा ऐसा, जब कैपेसिटेंस किस में होंगे, सीरीज में होंगे। So the case to which we are going to do is the combination of capacitors in parallel। अब हम लोग पैरेलल में कॉम्बिनेशन समझने जा रहे हैं। देखते हैं, डायग्राम मैं बना रहा हूँ आपके लिए। एक कैपेसिटेंस ये हो गया है, एक कैपेसिटेंस और हो गया, कैपेसिटेंस और ले लिया मैंने, तीन कैपेसिटेंस ले लिए। अब देखो ये तीनों कैपेसिटेंस पैरेलल में कब कहलाएंगे, जब इन तीनों की फर्स्ट प्लेट एक कॉमन टर्मिनल पे कनेक्टेड हो। फॉर सपोज दिस पॉइंट भी ए कॉमन टर्मिनल ए पे कनेक्टेड है, और जब तीनों की सेकेंड प्लेट
एक अदर कॉमन टर्मिनल से कनेक्टेड हो, वो टर्मिनल क्या है, अर्थ है, तभी तो कैपेसिटेंस बनता है, तो ये पॉइंट बी मान लिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये कैपेसिटेंस किस में कहलाएंगे, पैरेलल में कहलाएंगे। अच्छा पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम रहता है, तो पैरेलल में पोटेंशियल मान लेते हैं, यहाँ पर भी पोटेंशियल वी है, यहाँ भी पोटेंशियल वी होगा, यहाँ पोटेंशियल वी होगा, सबकी कैपेसिटी अलग अलग C1 C2 और C3। अब कैपेसिटी अलग अलग है, पोटेंशियल सेम है, तो चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इस वाले पे जो चार्ज यहाँ टोटल आएगा वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो ऊपर यहाँ मान लेते हैं चार्ज यूनिट हुआ प्लस का Q1, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का Q1, यहाँ प्लस का Q2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का Q2, प्लस का Q3, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का Q3। इस तरीके से आप देख रहे हो इन कैपेसिटेंसेस पर चार्ज क्या है, डिफरेंट है, कैपेसिटेंस डिफरेंट है, लेकिन पोटेंशियल क्या है, सेम है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल को देखने का बहुत सिंपल सा तरीका होगा कि जब इनकी सबकी फर्स्ट प्लेट एक कॉमन टर्मिनल पे कनेक्टेड हो, सेकंड प्लेट एक कॉमन टर्मिनल पे कनेक्टेड हो, तो वो सब पैरेलल में कहलाएंगे। तो हम इन जनरल बात करें तो हम लोग को पता है सिंस Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, CV होता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब सबके लिए ऐसे लगाएंगे, फॉर C1 अगर हम लोग बात करें तो C1 के लिए Q1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा C1V, फॉर C2 Q2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा C2V, फॉर C3 Q3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा C3V। इस तरीके से हमारे सारे चार्जेस आ गए। लेकिन अगर हम लोग डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में हमें एक चीज़ ये पता चल रही है कि चार्ज जो है Q वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, Q1 में, Q2 में और Q3 में। तो Q की अगर वैल्यू बात करें तो हो जाएगी CV। Q1 कितना है C1V, Q2 कितना है C2V, सिमिलरली C3V। कॉमन क्या है राइट हैंड साइड से, V कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, अंडर ब्रैकेट बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, V टू V गेट कैंसिल आउट, तो C इज इक्वल्स टू कितना आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हो गया हमारे कैपेसिटेंसेज व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में जब कनेक्टेड होंगे सिंपली हम लोग सम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कैपेसिटेंस। तो गाइस अब हम लोग जो नेक्स्ट आर्टिकल देख रहे हैं वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। तो एक कैपेसिटर को चार्ज करने में क्या एनर्जी उसमें स्टोर्ड हो जाएगी, तो हम लोग वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब आप ये बताओ कि जैसे मान लो कि मैंने कैपेसिटर लिया, उसको चार्ज मैंने Q दिया, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, रेज होगा। तो Q इज इक्वल्स टू मैं क्या कह सकता हूँ CV, या फिर V इज इक्वल्स टू मैं क्या कह सकता हूँ Q/C होगा, तो उसका इतना पोटेंशियल होगा। अब आप ये बताओ 20 पे इतना पोटेंशियल रेज है, अगर मैं फर्दर उसको चार्ज DQ दूँ तो ये DQ चार्ज क्या होगा, मुझे ये DQ चार्ज उसको देने में क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और आपको पता है वर्क का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज, ये आपको पता है। लेकिन आप बताओ चार्ज स्मॉल है तो वर्क भी स्मॉल होगा, तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे। अब मिनिमम चार्ज आप कितना दे सकते हो, 0 दे सकते हो, और मैक्सिमम क्या दे सकते हो, Q दे सकते हो। तो एक काम करते हैं V की यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, और जो भी वर्क होगा किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में। तो V की वैल्यू पुट करी Q/C dQ, लिमिट चल रही है 0 से Q। 1/C कॉन्स्टेंट हो जाएगा, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 1/C कॉन्स्टेंट, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन 0 से Q dQ। तो Q का हम इंटीग्रेशन जब करेंगे तो आ जाएगा Q²/2, और लिमिट है 0 से Q, तो लिमिट सॉल्व करते हैं 1/C। Q की अपर लिमिट क्या है Q, तो Q² माइनस लोअर लिमिट है Q की यहाँ पर 0 रखा, 0² हो जाएगा 0। तो अब यहाँ से अगर फॉर्मूला देखो तो फॉर्मूला एनर्जी का आ गया हाफ Q²/C आ गया। ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब आपको एक बात बताइए कि सिंस Q इज इक्वल्स टू होता है CV, तो एक काम करते हैं Q की जगह पे CV रखते हैं, तो U इज इक्वल्स टू हाफ Q की जगह पे CV रखा, तो ये हो गया C²V²/C, एक C से एक C कैंसिल, तो U का फॉर्मूला हो गया हाफ CV²। तो इस तरीके से ये आपने पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले निकाल लिए। अच्छा, इसी तरीके से आप ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला चार्ज कैपेसिटेंस के टर्म में, कैपेसिटेंस पोटेंशियल के टर्म में, ऐसे आप फॉर्मूला चार्ज पोटेंशियल के टर्म में भी निकाल सकते हो। कैसे कि सिंस C इज इक्वल्स टू होता है Q/V, यहाँ पुट कर दो चाहे यहाँ पुट कर दो, इसी में पुट कर देते हैं, तो U इज इक्वल्स टू हाफ, C की जगह पुट किया Q/V, एक V² था, एक V कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, U इज इक्वल्स टू हाफ QV। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर के कितने फॉर्मूले हो गए, 3 फॉर्मूले हो गए, जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जिसको आगे हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस वाले आर्टिकल में क्या करेंगे, इसको फिर से एक बार कंपेयर करेंगे, लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है आपका। और नेक्स्ट टॉपिक इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ये टॉपिक जो है गाइस, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली इस चैप्टर के कैपेसिटर्स का, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कई सारे मिलते हैं और ये क्वेश्चंस कंपटीशन में भी आते हैं। तो इस टॉपिक को समझने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना, जैसे मान लिया एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C1, और मान लिया मैंने पोटेंशियल इसका V1 रेस किया,
तो इस पर जो चार्ज आ गया वो क्या आ गया, Q1 चार्ज आ गया। ठीक है, एक दूसरा कैपेसिटर है C2, इस पर चार्ज आ गया है C2, और मैंने इसका पोटेंशियल जो रेस किया वो V2 रेस किया है। यानी इनिशियल मैंने जो पहले वाला कैपेसिटर है उसका चार्ज Q1 मान लिया है और पोटेंशियल क्या मान लिया है, V1 मान लिया है। ये इनिशियल है। कैपेसिटेंस C2 का चार्ज मैंने Q2 मान लिया है और पोटेंशियल V2 मान लिया है। ये दोनों जो टर्म्स लिखे हैं मैंने, ये इनिशियली लिखे हैं। अब देखो हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, मैं इन दोनों कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, मैं इन दोनों कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा। अब आप ये बताओ, पैरेलल में जब कैपेसिटेंस को कनेक्ट करेंगे तो आप लोग को ये पता है कि पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। तो क्या होगा कि पोटेंशियल एक का V1 है, एक का V2 है, पोटेंशियल तो सेम है नहीं। यानी क्या होगा, जिसका हायर पोटेंशियल होगा उसमें चार्ज ज़्यादा होगा, जिसका लोअर पोटेंशियल होगा उसमें चार्ज कम होगा। तो जब पोटेंशियल क्या होगा, वो हमेशा एक हायर एंड है एक लोअर एंड, हायर में चार्ज ज़्यादा है, लोअर में चार्ज कम है। तो पोटेंशियल हायर एंड से लोअर एंड की तरफ जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक दोनों तरफ पोटेंशियल सेम ना हो जाए। यानी पोटेंशियल हायर से लोअर की तरफ होगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। यानी चार्ज भी क्या होगा, मूव करेगा हायर से लोअर की तरफ, कब तक कि जब तक कि दोनों तरफ का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो चार्ज इस तरीके से मूवमेंट होगा। तो मान लेते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद पहले वाले पे चार्ज आ गया Q1 डैश। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद पोटेंशियल जो आ गया वो हो गया V कैपेसिटर C1 पे। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्ज इस पे बचा Q2 डैश और पोटेंशियल आ गया V। मैंने बताया था रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। तो पोटेंशियल दोनों का हो गया V। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक में से चार्ज दूसरे में जाएगा, तो चार्ज की क्या आएगी, एक में कमी आएगी, एक में बढ़ जाएगा। तो पहले वाले का चार्ज Q1 डैश मान लिया, दूसरे वाले का चार्ज मैंने Q2 डैश मान लिया। अब आप देखो, चार्ज यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से यहाँ जाए, उससे कैपेसिटेंस में कोई भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बताया था कैपेसिटेंस क्या होती है, एबिलिटी टू होल्ड अ चार्ज। तो कैपेसिटेंस क्या रहेगा, रिमेन फिक्स्ड रहेगा। ये जो कैपेसिटेंस हैं ये हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद। वैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन में मैंने बताया, रीडिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया ये रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्ज डिफरेंट हो जाएंगे, पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, लेकिन कैपेसिटी सेम रहेगी। अब आपको एक बात ये जनरल पता है चार्ज की कंजर्वेशन से कि टोटल चार्ज बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन is equal to total charge after redistribution। ये तो आप लोगों को ये बात पता ही है। यही होता है चार्ज कंजर्वेशन, कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो इस तरीके से ट्रांसफर होता है। तो टोटल चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, यही चार्ज कंजर्वेशन। तो टोटल चार्ज पहले कितना है, Q1 प्लस Q2 है, लिख लेते हैं वैल्यू Q1 प्लस Q2। आफ्टर टोटल चार्ज कितना है, Q1 डैश और Q2 डैश, Q1 डैश एंड Q2 डैश। दोनों का सम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, सम तो चेंज हो नहीं जाएगा। अच्छा, यहाँ से अगर Q का फॉर्मूले की बात करें, Q का फॉर्मूला होता है CV, तो Q1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1V1। सिमिलरली Q2 का फॉर्मूला हो जाएगा C2V2। सिमिलरली Q1 डैश कितना हो जाएगा, C1V, और Q2 डैश हो जाएगा C2V। अब अगर मैं यहाँ से V कॉमन ले ले तो अंडर ब्रैकेट क्या बचेगा, C1 प्लस C2, तो ये जाके उधर डिवाइड हो जाएगा। यानी V का फॉर्मूला हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये हो गया हमारा सिंपल फॉर्मूला। अब चाहे तो डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप ये कंजर्वेशन याद रखोगे तो भी सारे क्वेश्चंस हो जाने। तो ये बहुत बेसिक मेथड है। अच्छा, अभी इस आर्टिकल में रीडिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या निकाला कि चार्ज ट्रांसफर होने के बाद जो कॉमन पोटेंशियल आएगा वो कितना होगा, इतना होगा। अब देख लेते हैं चार्ज एक्चुअल में ट्रांसफर होता कितना है। तो आप देख लो, चार्ज पहले था कितना, Q1 था। ठीक है, ट्रांसफर होने के बाद चार्ज बचा कितना, Q1 डैश। तो ट्रांसफर कितना हुआ, माइनस कर देते हैं। तो इसको करके देखते हैं हम लोग। अब नाउ वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर। क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट में बताया आर्टिकल में कि Q1 चार्ज पहले से था और Q1 डैश बचा चार्ज ट्रांसफर होने के बाद, तो नेट ट्रांसफर कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, वही तो ट्रांसफर होगा। अच्छा, Q1 का फॉर्मूला आप लोग को पता है C1V1 होता है, और Q1 डैश का फॉर्मूला आपने C1V लिखा है। नहीं अगर आपको याद आ रहा है तो पीछे रिकैप करके आप ज़रा देखो वीडियो में, समझ में आएगा। तो C1V1 को C1V1 लिखा, C1 को C1 लिखा, V की वैल्यू पुट कर देते हैं, C1V1
प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब आप एलसीएम जब लोगे ये टर्म इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये C1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बच जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 प्लस C1 C2 V1, फिर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस C1 स्क्वायर V1 माइनस प्लस माइनस C1 C2 V2 अपॉन क्या बच रहा है C1 प्लस C2। इसको मैं रब कर लेता हूँ, ये तो लास्ट वाले आर्टिकल में हम लोग ने लिखा ही था। अब देखो आप ये टर्म पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, अगर आप इनसाइड से कॉमन लो तो C1 C2 कॉमन हो जाएगा, नीचे बचेगा C1 प्लस C2, इनसाइड ब्रैकेट V1 माइनस V2। तो ये आ गया हमारा क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड। तो अगर V1 बड़ा होगा तो जो Q1 आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और अगर V2 बड़ा होगा तो जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से आप क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड निकाल सकते हो। तो अब नेक्स्ट जो हम लोग समझेंगे लॉस इन एनर्जी देखेंगे। तो देख लेते हैं लॉस इन एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो गाइस जो हम लोग आर्टिकल कर रहे थे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, उसी आर्टिकल के अंडर ही हमारा आर्टिकल आ जा रहा है लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। यानी चार्ज का जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में जाता है तो एनर्जी में लॉस आता है। तो ये आर्टिकल को हमें डिराइव करना है। तो हम लोग ये तो हेडिंग में हो गया कि लॉस एनर्जी हो रही है, तो आपको ये लग रहा है कि एनर्जी में लॉस आएगा, लेकिन हम लोग इसको इस डेरिवेशन से प्रूव भी करेंगे कि एनर्जी में लॉस होता है। तो एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है U इज इक्वल्स टू हाफ CV², जैसा मैंने पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो ये होता है एनर्जी का फॉर्मूला U इज इक्वल्स टू हाफ CV²। तो ज़रा याद करते हैं, जब चार्ज कैपेसिटेंस C1 था उस पर चार्ज था Q1, पोटेंशियल था V1 रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले। C2 पे चार्ज था Q2, पोटेंशियल था V2। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद कैपेसिटर C1 पे चार्ज था Q1 डैश, पोटेंशियल था V। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद कैपेसिटेंस C2 पे चार्ज था Q2 डैश, पोटेंशियल था V। तो हमें कैपेसिटर और पोटेंशियल चाहिए। तो पहले देखते हैं कितना था रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले एनर्जी, ये C1 और पोटेंशियल था V1, तो रख लेते हैं C1 V1 स्क्वायर, ये हो जाएगी पहले वाले कैपेसिटर पे। तो दूसरे वाले पे हो जाएगी हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये हो गई हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब एनर्जी है तो एनर्जी को तो हम लोग ऐड ही करेंगे, तो ये हो गया हमारे रिस्पेक्टिव पोटेंशियल्स। अब फाइनल ज़रा एनर्जी निकाल लेते हैं। फिर फॉर्मूला में लगाऊंगा हाफ CV² दोनों कैपेसिटर के लिए। पहले कैपेसिटर का रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद कैपेसिटेंस कितना है, C1 ही है। पोटेंशियल कितना है, V है, तो मैंने V लिखा है। कैपेसिटेंस दूसरे का क्या है, C2 है, पोटेंशियल लेकिन V है तो मैंने V लिखा है। तो अच्छा अब देखो मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि मान लेते हैं इनिशियल बड़ा है और फाइनल छोटा है। तो जब मैं डेल्टा U निकालूंगा तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इनिशियल और फाइनल को क्या करूँगा, माइनस करूँगा, यही तो करूँगा। तो अगर मेरा आंसर यहाँ से पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब जो हमने इनिशियल माना था वो सही माना था कि वो बड़ा है, पॉजिटिव है। ठीक है, इनिशियल को बड़ा मान रहा हूँ, आंसर पॉजिटिव आया यानी इनिशियल ही बड़ा होगा। लेकिन अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो फाइनल बड़ा होगा इसका मतलब। तो अब अगर हम यहाँ से ये शो कर देंगे कि जो आंसर मेरा आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है यानी इनिशियल बड़ा है, तो ये फाइनल क्या हुआ, छोटा हुआ। यानी जब चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो फाइनल छोटा है यानी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। हम लोग ऐसे शो करेंगे। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये हो गया हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। एक काम कर रहा हूँ मैं, इन दोनों में हाफ कॉमन ले रहा हूँ। अच्छा पहले तो माइनस साइन भी है बीच में, और इन दोनों में हाफ कॉमन ले रहा हूँ तो अंडर ब्रैकेट बच जाएगा, और V स्क्वायर भी कॉमन है तो C1 प्लस C2 V स्क्वायर बच जाएगा। अब मैं V की जो वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पुट करूँगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ भी सबसे कॉमन ले लेता हूँ मैं, C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ तो कॉमन ले चुका हूँ C1 प्लस C2 ब्रैकेट में, और V की वैल्यू क्या है थी C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ का स्क्वायर। क्लियर। अब ये देखो ये टर्म एक कैंसिल हो जाएगा तो नीचे सिर्फ बचेगा C1 प्लस C2 जो इधर आके फर्दर मल्टीप्लाई होगा। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, स्पेस कम है, इसको आप जल्दी से नोट कर लो। तो जो स्टेप लास्ट में लिखा होता वो मैंने लिखा रहने दिया है। ये हम लोग डेल्टा U निकाल लेते हैं, हाफ तो ऑलरेडी कॉमन था, अब एलसीएम ले रहे हैं तो ये टर्म आके इधर मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ये लिखा था C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। C1 प्लस C2 से बचेगा नीचे, इधर आके मल्टीप्लाई को पहले इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा C1 से C1 मल्टीप्लाई C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर इससे C1 मल्टीप्लाई होगा तो C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर C2 वाले टर्म मल्टीप्लाई होंगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर, तो C2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो C2 स्क्वायर
V2 स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब नीचे C1 प्लस C2 बचाइए पूरे डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने के बाद, तो उसको हम पूरे में डिनोमिनेटर में नीचे लिखेंगे C1 प्लस C2, ठीक है। अब आप ये देखो, ये लिखा है A प्लस B का होल स्क्वायर, खोल लेते हैं। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। आप देख रहे हो ये पूरा फॉर्मूला आ गया। अब देखो C1 स्क्वायर वीन स्क्वायर बाहर प्लस में है और ये वाला माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये टर्म और ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, यानी बाहर क्या बच रहा है, हाफ C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस, अब ये प्लस सॉरी माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 2C1 C2 V1 V2 अपॉन क्या बच रहा है, C1 प्लस C2 बच रहा है, ठीक है। अब फिर से आप देखो तो अंदर से क्या कॉमन है, C1 प्लस C2 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। मैं ये रब कर दे रहा हूँ, ये तो हम लोग नोट कर चुके हैं। हाफ C1 C2 कॉमन, इनसाइड ब्रैकेट बच जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। C1 प्लस C2 था वो नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर, तो हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हो गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा लॉस इन एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो आप डायरेक्ट चाहे तो फॉर्मूला लगाकर भी एप्लीकेशन ये इसका न्यूमेरिकल कर सकते हो, लेकिन आप ध्यान रखना कि आप मेरा तो कहना है कि आप बेसिक हाफ CV स्क्वायर वाला फॉर्मूला करोगे तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा। अब देखो डेल्टा U को हमें दिखाना है कि जो डेल्टा U आया है वो पॉजिटिव आया है। C1 C2 तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकते। मान लो V1 बड़ा है और V2 छोटा है, तो वैल्यू अंदर से पॉजिटिव तो आनी ही आनी, V1 बड़ा है। लेकिन अगर V2 बड़ा हुआ सॉरी अगर V2 बड़ा हुआ तो V2 बड़े होने से अंदर का साइन नेगेटिव खुलेगा, लेकिन ऊपर लगा है स्क्वायर, तो फिर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो डेल्टा U जो आ रहा है वो यहाँ से पॉजिटिव आएगा हमेशा। तो डेल्टा U पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि जो इनिशियल था वही बड़ा था, और यानी फाइनल क्या हो गया, छोटा हो गया। यानी जब एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एनर्जी में लॉस ही होता है, ये हमने यहाँ पर प्रूफ भी कर दिया। तो ये हमारा हो गया है फाइनल आर्टिकल। अब आपको क्या करना है, मैंने लगभग सारे आर्टिकल इसमें बता दिए हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको बता दूंगा वो डाउट्स आपके, और इन सारे डेरिवेशंस को आप प्रॉपरली लगा लो। तो जो भी डाउट्स हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी अब मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ आपको शीट भी दे रहा हूँ, वो शीट भी आप घर पर लगा सकते हो। सो थैंक यू।